हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स लो पर। हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है जो इस बात का प्रतीक है कि वो देश स्वतंत्र है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले की गई थी। आपको बता दूं कि पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया था। भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय होने के नाते आपको तिरंगे से जुड़ी हर बात पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि तिरंगा हमारे देश का पहला झंडा नहीं था? आजादी की जंग में कई झंडे फहराए गए। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बैगान स्क्वायर में देश के लिए पहला झंडा फहराया गया था, जो दिखने में तिरंगे से बिल्कुल अलग था। पहले झंडे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि हरे रंग की थी, जिसमें दूसरी पट्टी पीले रंग की थी और आखिर में लाल रंग की पट्टी थी। इस झंडे में देश के राष्ट्रीय गीत का नाम यानी कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस पर 8 फूल, 1 चांद और 1 सूरज छपे थे। उस दौरान वंदे मातरम भारत की आजादी का मूल मंत्र था। 1907 में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बर्लिन समिति के लोगों ने देश का गैर आधिकारिक दूसरा झंडा फहराया था। इस झंडे को मैडम कामा और उनसे जुड़े लोगों ने पेरिस में फहराया था। इस झंडे में 3 पट्टियां थी, नारंगी, पीली और हरी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 8 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किए, जिनमें से एक थे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए लड़ने वाले एक समाज सुधारक जननेता थे। साल 1914 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। इस दौरान एनी बेसेंट इस आंदोलन को संभाल रही थीं। दोनों ने मिलकर घरेलू शासन आंदोलन के दौरान देश का तीसरा झंडा फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि को दर्शाते हुए उस पर बने 7 सितारे थे। इस झंडे में ऊपर की ओर एक यूनियन जैक और एक चांद सितारा भी था। आजादी की लड़ाई अभी जारी थी। इसी बीच देश के नाम पर एक और झंडा फहराया गया। साल 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में रखा गया था। इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम की एकता को दर्शाते हुए एक झंडा गांधी जी के पास पहुंचा। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि देश के अन्य समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र के प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। अभी तक फहराए गए सभी झंडे गैर आधिकारिक थे, लेकिन देश की आजादी के लिए एक आधिकारिक झंडा होना जरूरी था। इसलिए साल 1931 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरी पट्टी थी और बीच में चक्र की जगह चरखा था। 22 जुलाई 1947 आखिर वो दिन आ ही गया जब तिरंगे को भारत के ऑफिशियल झंडे के रूप में मान्यता मिली। इस दिन संविधान ने इसे आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर झंडे के बीच में चरखे की जगह नीले रंग का अशोक चक्र रखा गया, जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे विकास और रफ्तार का प्रतीक हैं। नीला रंग खुले आसमान की विशालता और पानी की गहराई को दर्शाता है। वहीं आपको बता दूं कि तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फर्क है। तब तिरंगे में लाल, हरा और सफेद रंग हुआ करता था। बाद में लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया। साथ ही क्या आप जानते हैं कि देश में भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम और कानून निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति भारतीय ध्वज संहिता के तहत अवैध रूप से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है और साथ ही सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब स्पीकर का मुंह दर्शकों की ओर हो तो तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी ओर होना चाहिए। किसी भी वाहन, नाव या विमान के पीछे तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में झंडा जमीन को नीचे नहीं छूना चाहिए और इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और नागरिकों को न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों में तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई। वहीं साल 2009 में रात में तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई थी। किसी भी अन्य ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं फहराया जा सकता है और न ही इसे बराबर रखा जा सकता है। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी। बैंगलोर से 420 किलोमीटर दूर स्थित हुबली भारत की एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्था है जो झंडे के निर्माण और आपूर्ति का काम करती है। संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। वहीं भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र पुरुष की मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है
तो कुछ समय के लिए ध्वज को नीचे किया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा आधा झुकाया जाता है जिसमें उसका शव रखा हो। जैसे ही शव को भवन से बाहर निकाला जाता है तो झंडा फिर से पूरी ऊंचाई तक फहराया जाता है। वहीं देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को सम्मान देने के लिए उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है। इस दौरान झंडे के केसरिया पट्टी को सिर की ओर और हरी पट्टी को पैरों की ओर रखा जाता है। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर से तिरंगा उतारा जाता है। उतारे गए तिरंगे को एकांत में जलाकर सम्मान पूर्वक नष्ट कर दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।